इन्हीं बातों के साथ, मैं इस उम्मीद के साथ कि आप अपने क्लासरूम को जॉयफुल बनाएंगे, एक्सपीरियंशियल बनाएंगे, आप लर्निंग आउटकम को प्रॉपर मॉनिटर करेंगे, चेक करेंगे, सेटिस्फाई होंगे, अपने टीचर्स को रेगुलर ट्रेंड करेंगे, अवेयर करेंगे, whatever guidelines CBSE, other than CBSE, different boards, different reports को आप पढ़ेंगे, रीड करेंगे, कन्विंस होंगे, एक्सपीरियंस करेंगे, और जो आपका स्कूल है वो स्कूल ऐसा ना हो कि बच्चे बर्डन फील करें, क्योंकि बच्चे छोटे होते हैं और बच्चों को जबरदस्ती हम जो चाहे वो करा लेते हैं। एज ए पेरेंट भी हमें मालूम है और एज ए प्रिंसिपल टीचर भी हमें मालूम है, बच्चे कुछ नहीं कह पाते, क्योंकि बच्चे अपने टीचर से बहस करेंगे तो दूसरा डर है उनको, बच्चे अपने प्रिंसिपल से डिबेट करेंगे तो दूसरा डर है उनको, पेरेंट्स से डिबेट करेंगे दूसरा डर है उनको, बच्चे कुछ नहीं कर पाते हैं और एक मूक साइलेंट होकर के सिर्फ और सिर्फ रिसीव करते हैं। अगर ये टेक्निक हमने चेंज नहीं की, अगर हमने अपनी ये पेडागोजी चेंज नहीं की, अगर हमने अपना एटीट्यूड चेंज नहीं किया कि बच्चे रिसीवर नहीं है, वो इनोवेटर है, वो क्रिएटर है, वो डिस्कवरी कर सकते हैं, वो चीजें बना सकते हैं, तो हमारे देश में ना तो इनोवेशंस होंगे, ना क्रिएशंस होंगे, ना ही कोई डिस्कवरी होगी। क्योंकि अगर इस चीज को हम टच नहीं करेंगे तो जैसे हमारी 30% आबादी अभी भी गरीब है, मजदूर है, दो जून की रोटी नहीं पा रही, क्योंकि हम उनको स्किल नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उनको हम ट्रेंड नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हम उनको इमोशनली फिजिकली ग्रूम नहीं कर पा रहे हैं। जिस देश में 30 से 40 करोड़ लोग इस तरह के हों कि जिनको दो जून की रोटी नहीं मिल पा रही है, दोष किसका? दोष हमारा और आपका है। वी आर द एजुकेशनिस्ट। हम लोग शिक्षा की बात करते हैं, हम लोग सोसाइटी की बात करते हैं, हम लोग देने की बात करते हैं। तो क्यों ऐसा हो रहा है कि हमारे ही आसपास ऐसे लाखों लोग पड़े हुए हैं? हमारे ही आसपास, गांव में जाने की जरूरत नहीं है, सबसे ज्यादा तो शहरों में। तो अल्टीमेट एम देश निर्माण है, और देश निर्माण में सबसे बड़ी भूमिका टीचर और प्रिंसिपल की होती है। इस निर्माण को हम आगे बढ़ाएंगे, पूरा करेंगे, और एटलीस्ट अपना रोल हम अदा करेंगे। अपनी इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं, आपको धन्यवाद देता हूं, और आपसे उम्मीद करता हूं कि नेक्स्ट क्वेश्चन सेशन आप स्टार्ट कर सकते। धन्यवाद सर। और मैं रिक्वेस्ट करूंगी प्रिंसिपल्स को, जो इन्होंने क्वेश्चंस लिए हैं अपने स्टाफ से, वो एक एक दो दो क्वेश्चन ही करें। सर को टाइम काफी लग गया हमें बताने में, और बहुत ज्यादा टाइम नहीं है। सो सबसे पहले कौन? परमजीत मैम, आप? हाँ जी सर। जी, परमजीत कौर मैम, आपका मैंने हाथ देखा है उठा हुआ, बोलिए। Thank you, sir, for such motivational words. It really helped us a lot. And so let me tell you that during this lockdown period, I have given the book by Gijubhai Patel, Div Sapna, to my teachers, and that was a project that they had to read the book. They had to prepare a summary, and then they had to prepare a lesson plan based on. एक मिनट शर्मा मैम, आपको रोजूंगा। आपका नाम क्या है? परमजीत कौर। परमजीत मैम, मैं मिस कर रहा था और आपने मुझे याद दिला दिया। मैं आप सारे प्रिंसिपल से रिक्वेस्ट करूंगा कि जितने भी आपके टीचर्स हों, जितने भी आपके फ्रेंड्स हों, आप दिवा स्वप्न का PDF उनको भेज दीजिए। मैं आपको भेज दूंगा मीनाक्षी मैम, अगर आपके पास नहीं है, इंग्लिश दोनों। 11 लैंग्वेजेस में इंटरप्रेट किया गया है, और जब आप दिवा स्वप्न पढ़ेंगे और आपके टीचर पढ़ेंगे, उनका आउटकम उनसे जरूर पूछिएगा, क्योंकि सबसे कम हमारी पढ़ने की आदत होती है। और दिवा स्वप्न जब आपके टीचर और आप पढ़ेंगे तो आपको फील होगा कि किस तरह की पेडागोजी होनी चाहिए और किस तरह का असेसमेंट होना चाहिए। थैंक यू, थैंक यू। Completely experiential, and I have it. I'll send it in the group. I have it in Hindi and English both. Great, thank you. ठीक है, थैंक यू। AP शर्मा सर, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? Sir, one more thing. हाँ बोलिए मैम। I want to point out, sir, like we should chase Vidyadan more aggressively. Like we should have more content on that, because that will help us during this period. That content on Vidyadan. So I think CBSE should chase it more aggressively, so that more content comes from the good schools, and everybody can have access to that after that. विद्यादान का फायदा यह है कि हमें मालूम है कि हर किसी के पास कोई ना कोई यूनिक चीज होती है। हमारे आसपास के बच्चे और स्कूलों में बहुत अच्छे काम हो रहे हैं,
जो हम दूसरे अवेयर नहीं रहते हैं। अगर हमें उनको मिल जाए, हम उनको अडेप्ट कर लें, अडॉप्ट कर लें, तो बहुत तेजी से फायदा हो सकता है। और विद्यादान इसी श्रृंखला में है, और हम उम्मीद करते हैं आपसे, आपके टीचर से, विद्यादान में जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके अपने अच्छे, नॉट ओनली टीचर्स, बच्चे भी अपने कंटेंट डाल सकते हैं। बिल्कुल, और थैंक यू, हम उसको रिकर्सिव चेंज करेंगे। थैंक यू जी। एपी शर्मा सर, आप पूछिए। यस सर, आपका सेशन बड़ा अच्छा रहा, और जब मैं दिल्ली में था तो आपके साथ काम किया, सीबीएसई के साथ बहुत सालों से जुड़ा हुआ हूँ, पर जितने एग्जामिनेशन रिफॉर्म्स और सब चीजें प्रैक्टिकली आप लेकर के आए, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। थैंक यू शर्मा जी, थैंक यू। ये टीम वर्क है, और ये सब तभी होता है जब आप सबका सहयोग होता है, पूरी टीम काम करती है। तो मैं आपकी तरफ में अपनी टीम को भी धन्यवाद देता हूं कि सारे लोग इसमें लगे हुए हैं और आप उसके पार्ट हैं। थैंक यू। तो मेरा क्वेश्चन ये था सर कि जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस है, हम 9th 10th में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, हम क्यों ना इनको कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस को राइट फ्रॉम बिगनिंग, जहाँ से मतलब बच्चे प्राइमरी और मिडिल स्कूल से शुरू होते हैं, वहीं से अगर हम फाउंडेशन या नींव डालेंगे तो बच्चों की ग्रोथ माइंडसेट डेवलप होगा। क्योंकि पीसा की तरह पर्ल्स, टीम्स एग्जाम, उनसे एक फाउंडेशन बनती है। तो अगर इस तरह के क्वेश्चन बैंक्स और क्वेश्चंस हम टीचर्स को प्रोवाइड कराएं एक ग्रुप से सीबीएसई के थ्रू, तो टीचर्स जानेंगे कि कौन से क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड हम लोअर लेवल पे लेके आ सकते हैं, और बच्चों में वो स्किल डेवलप हो जाएगी। एंड आई एम श्योर आप एक्सेप्ट भी करेंगे और इसको करेंगे भी सर। थैंक यू। नहीं, थैंक यू शर्मा जी, आपका सजेशन के लिए आपको धन्यवाद। देखिए 1 to 9th and 11th ऑटोनॉमी आपके पास है, और आप कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन पूछते भी होंगे, ऐसी हम उम्मीद करते हैं, क्योंकि आप खुद अपने बच्चों को असेस करते हैं प्रोजेक्ट से, एक्टिविटी से, क्वेश्चन से, डिफरेंट मॉड्यूल से। तो ऑटोनॉमी आपके पास पूरी है, एटलीस्ट 1 to नर्सरी से लेकर के 9 तक करने की, और 11th में करने की। और आपका स्वागत है, आप करिए, इस चीज को कराइए। 10th and 12th में हम धीरे धीरे लेके आ रहे हैं, जिससे आपके बच्चे अचानक डिस्कनेक्ट ना हो, धीरे धीरे उसको अडॉप्ट कर लें। एंड जो क्वेश्चन बैंक की आपने बात की है, विद्यादान पर जब आप देखेंगे और टच करेंगे तो ऐसी बहुत सारी चीजें मिलेंगी, दीक्षा पर मिलेंगी। बट आपका सजेशन बहुत अच्छा है, और हम ट्राई करेंगे कि इस तरह के कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन हम पूरे कंट्री के और अब्रॉड सारे टीचर और प्रिंसिपल से मंगा सकें, और फिर उसको आपको लोकली सर्कुलेट कर सकें। थैंक यू शर्मा जी। थैंक यू सर। Thank you. Anjana Saha, I can see your hand up. Yes, Anjana. थैंक यू वंस अगेन मिस्टर त्रिपाठी, बहुत इंस्पायरिंग था आपका सेशन, और बहुत कुछ जो बातें हम लोग चर्चा करते हैं स्कूलों में, तो काफी समय टीचर्स को लगता है कि आ गई प्रिंसिपल, फिर से नया एक कुछ बोल रही हैं, अब कैसे सुने, कैसे करें, कैसे होगा। मगर जब आप इसको रिअफर्म करते हैं तो लगता है कि कहीं से कुछ जायज ही बोल रहे हैं, और कोई लॉजिक है कि जो ट्रेंड्स हैं, जो इनोवेशन है, जो चाह रहे हैं क्लासेस में, वो फिर आपकी सहमति से या सीबीएसई की चर्चा से जुड़ी हुई हैं बातें। तो वो बहुत अच्छा लगा कि आपने सहमति दी। मेरा एक सुझाव है और एक प्रश्न है। विद्यादान पे जो कंटेंट हम लोग अपलोड कर रहे हैं, काफी सारी टीचर्स ने भी हमारी इस बार लॉकडाउन में कंटेंट बनाया है, अपलोड किया है, और वो स्वीकार भी की गई हैं। मगर इलेक्टिव इंग्लिश के लिए कोई जगह नहीं है, क्योंकि मैं इलेक्टिव इंग्लिश पढ़ाती हूँ बहुत पैशनेटली, क्लास 12 के बच्चों को, 11 के बच्चों को भी, मगर वहाँ पे कोई जगह नहीं है कि मैं अपना कंटेंट वहाँ पे शेयर कर सकूं। तो वो अगर कोई So there is no portal where we can share our content, and elective English में कभी-कभी बहुत मुश्किल हो जाता है कि कहाँ से रिसोर्स मिले। तो ये एक एरिया है जो एकदम नेग्लेक्टेड है, तो ये अगर आप डाल सके, ये एक है। और दूसरी बात है कि कुछ दिन पहले मिस्टर शर्मा, जो कतार के हमारे लीडर हैं, उनका एक सेशन था जो हमने बहुत चाव से अटेंड किया था, ऑन डिजाइन फॉर चेंज थिंकिंग, जो मुझे बहुत प्रभावित किया था उस टॉक ने, कि हाँ, जब हम कुछ बोल रहे हैं आर्ट इंटीग्रेशन के बारे में या एक्टिविटी के बारे में, जो चीज हम असेस कर रहे हैं या इवैल्यूएट कर रहे हैं, वो जो फिनिश्ड प्रोडक्ट है उसकी ब्यूटी के बारे में हम लोग नहीं देख रहे हैं। हम लोग देख रहे हैं बच्चे ने सोचा कैसे है, उसको कैसे एक्सपेरिएंशियल बनाया है अपनी सोच से, और कैसे कोलैबोरेट किया है। तो ये चीज बड़ी आसानी से जूनियर क्लासेस में, मिडिल क्लासेस में हम लोग कर सकते हैं। मगर लॉकडाउन के तहत जो सीनियर क्लासेस हैं, जहाँ प्रैक्टिकल वर्क है या लैब वर्क है, वहां हम क्या करें, क्योंकि वहां तो बोर्ड के निर्धारित कुछ रूल्स हैं, तो वो हम कैसे फिर फॉलो करें, क्योंकि लैब एक्सेस अभी नहीं है। इफ यू कैन काइंडली गाइड अस सर, थैंक यू। देखिए, अगर हम सीनियर क्लासेस की बात करें 10th and 12th की, तो आपके जो साइंस सब्जेक्ट्स होते हैं, बेसिकली फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो,
हाँ ये जी, 3 लैब आप हाँ जी। अपने सीनियर सेकेंडरी में रखते हैं, हाँ जी, जो प्रॉपर जिसमें लैब में बच्चे एक्सपेरिमेंट हाँ। करते हैं, जिसमें डिफरेंट टाइप की तमाम सारी चीजें रहती है, वो बायो में एंड एक लेवल तक केमिस्ट्री में जरूरत होती है। अदर देन दीज 2 सब्जेक्ट्स बाकी सारी चीजें सिमुलेशन के थ्रू ऑनलाइन अवेलेबल है। तो अगर आपके बच्चे को फिजिक्स में प्रैक्टिकल करना है, प्रोजेक्ट करना है, मैथ में आपके बच्चे को करना है, ज्योग्राफी में आपके बच्चे को करना है, तो मैक्सिमम चीजें आपकी ऑनलाइन अवेलेबल है, नंबर 1। नंबर 2, एक समय था जब बायो लैब में हम लोग फिजिकली किसी एनिमल को या किसी उस चीजों को डिसेक्ट करते थे और बाकी एक्सपेरिमेंट करते थे, वो चीजें भी ऑलमोस्ट अब बंद हो गई, वो चीजें भी हमको ऑनलाइन अवेलेबल है। तो क्लासरूम में आपके स्कूल में जो लैब्स हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, हो सकता है इन लैब्स तक बच्चों की पहुंच ना हो, लेकिन ऑनलाइन अगर बच्चे जाएंगे तो ये सारी सामग्री और सारी चीजें बच्चों को ऑनलाइन अवेलेबल हैं और सिमुलेशन के थ्रू बच्चे एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। अगर आपके पास स्मार्ट क्लासेज हैं, अगर आपके पास स्मार्ट हाँ जी। बोर्ड है, तो आपके पास स्मार्ट हाँ बोर्ड जी। में जाइए और स्मार्ट बोर्ड में आप देखते होंगे कि केमिस्ट्री में अगर कोई एक्सपेरिमेंट करना है, हाँ। आपको लिटरली लैब में जाने की जरूरत नहीं है। आप वो केमिकल उठाते हैं, उस केमिकल को दूसरे से मिक्स करते हैं एंड फाइनली आप बर्नर यूज करते हैं और आपको एक नया एक्सपेरिमेंट दिखता है। तो जब तक ये लॉकडाउन बच्चे घर में हैं, तब तक सिमुलेशन के थ्रू इन चीजों को बच्चे अडॉप्ट कर सकते हैं। दूसरा, बहुत सारे ऐसे प्रैक्टिकल्स हैं जो इसमें लैब की जरूरत नहीं होती है। मोर देन 70% प्रैक्टिकल्स घर में हो सकते हैं और आपकी जो किचन है वो बहुत सारी चीजें उसमें होती हैं। हाँ जी। फिजिक्स की, केमिस्ट्री हाँ की, जी। बायो की, मैथ की, हर चीज आपकी किचन में है, आपके घर में भी है। तो जो अवेलेबल है उसको इनकरेज करें और मोटिवेट करें। जो अवेलेबल नहीं है और जो घर में नहीं हो सकता है, सिमुलेशन पे नहीं हो सकता, आफ्टर लॉकडाउन उसके लिए बचा के रखिए। That's very nice. Yes, ठीक sir. है, थैंक यू सो मच, Thank थैंक you, यू ma'am. सो मच, Thank थैंक you. यू, Thank you, Dr. Sanyal. I can see you. मीनाक्षी मैम, मुझे 2 to 3 मिनट्स का टाइम देंगे? हाँ जी, हाँ जी। जस्ट 2 मिनट्स, मैं Yes, एक sir. जरूरी असाइनमेंट है, करके मैं वापस आ रहा हूँ। हाँ जी, बिल्कुल, तब तक आप आपस में डिस्कस करते रहें। बिल्कुल, बिल्कुल। Okay. I think it's a beautiful session. We all is. have been blessed to hear him and kind of, you know, the ideologies and thought process. Meenakshi, thank you so much for organizing this. I Yeah. mean, Pleasure, it- pleasure. And such clarity of thought. yes. And again, I'm saying that, you know, for me, it's really helped because sometimes we are constantly saying these things to our teams. Yes. But now they know that, you know, there is a source and there's a reason why we are saying these things. It's not just, you know, We are things not that are coming from the imposing it. top of our head. No. Ah. So, and I think one thing that he said, which I really believe in, conviction. Unless a Conviction. teacher or me, I'm convinced about what I'm doing. I आप can never जितने do भी it. मैनुअल डाल दो, आप जितने भी मैनुअल, हेल्पलाइन, गाइडलाइन, सेमिनार कर लो, आप नहीं कर It's not पाएंगे। going to. वो Yeah. सब इस तक ही रह जाएगा। So Yeah, I think yeah. for all teachers to realize that we have to now internalize and learn to you know, bring this into our classrooms, because really there is no Yeah. other way. Economy has suffered a backlash, and for us to help revive things, I think we are the architects of the nation, and we really need Very to come true, forward very and true. get Very things true, done. Anjana. Very true, very true. And And- you know, we have to, it's very important that we teach children that how should they learn. I mean, learning to learn is a skill which is very important we need to develop amongst our children. I Thank think you. sir is back here. 40 हाँ. seconds. मीनाक्षी मैम, जी सर, वेलकम बैक। हाँ जी, लर्निंग टू लर्न, जी, लर्निंग टू लर्न, ये हम टीचर्स और प्रिंसिपल्स को कैसे अडॉप्ट कराएं? And let That's a good सर question. आपने इतना मोटिवेट हम लोग को किया है कि बहुत, हम बहुत, तो बहुत। वी आर रेडी ये नाउ, बताइए। गियर्ड अप। बेसिकली लर्निंग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है एक अच्छा एटमॉस्फेयर, एक अच्छा कॉर्डियल एटमॉस्फेयर। और जो लीडर है उससे लोग तभी लर्न करेंगे जब वो ईगोलेस होगा, जब वो कोलैबोरेटिव होगा, जब वो जॉयफुल होगा, जब उसमें किसी तरह का टेरर नहीं होगा, जी, हाँ जी। किसी तरह की डिक्टेटरशिप नहीं होगी, जब वो ये मान के चलेगा कि उसको हर किसी से सीखना है। बिल्कुल। Absolutely. बहुत बहुत सही, बहुत एपीजे सही। कलाम कहते थे ना कि हमें मरते दम तक हम सीखते हैं, Yeah, मतलब अंतिम very दिन true. तक हम
सीखते हैं, सीख रहे हैं और सबसे अच्छे सिखाने वाले तो बच्चे होते हैं। बच्चे, वेरी ट्रू। मतलब आप इमेजिन करिए कि जो बच्चा 2 साल या 3 साल का है, वो अफेक्शनेट भी होता है, वो सिंपल भी होता है, वो ऑनेस्ट भी होता है, बहुत प्यार भी करता है, सारी इमोशनल स्किल्स उसमें बचपन में होती है। वेरी ट्रू। लेकिन जैसे जैसे हमारा बच्चा बढ़ता जाता है, कॉग्निटिव नॉलेज हम उसमें ठूसते जाते हैं, भरते जाते हैं, और उसकी इमोशनल चीजें हम किल करते जाते हैं, अपने एटीट्यूड, अपने बिहेवियर, अपने डिक्टेटरशिप, अपने बर्डन, अपनी एक्सपेक्टेशन से। हम प्रिंसिपल्स, हम टीचर्स, हम पेरेंट्स, बच्चों में जो ऑलरेडी है उसको हम किल कर देते हैं। अल्टीमेटली मैं यही कहता हूँ कि हम किल करते हैं जी। बच्चे इमोशनली बैल, बहुत सारी खूबसूरत चीजें उनमें होती हैं। बचपन में बच्चा हंसता है, सबसे ज्यादा एक्सपेरिमेंट करता है, इनोवेट करता है। आपके घर में 2 साल 3 साल के बच्चों को देखिए ना, वो सब कुछ, लेकिन फिर हम करते क्या है, उस ये मत करो, इससे ये नुकसान होगा, इससे ये नुकसान होगा, उसको डांटना, उसको मना करना, उसको रेस्ट्रिक्ट करना, उसकी कंपेयर करना। अगर वो गिर गया तो उस पर हंसना, अगर वो फेल हो गया तो उसको डिस्करेज करना, ठीक है ना। अगर वो 2 बार 3 बार में नहीं समझ में आया तो उसको डंप बोलना। और धीरे धीरे ये बच्चा जब 6 ईयर तक आ जाता है तो 85% चीजें तो डेवलप हो ही जाती है। तो हमें ये भी ध्यान रखना है कि अल्टीमेटली 6 साल की उम्र तक बच्चे का ब्रेन 6 ईयर तक 85% डेवलप हो जाता है। बचपन ही क्लीन होता है, उस पर कोई बर्डन नहीं है, उस पे कुछ लिखा नहीं है, उस पे कोई जिसको हम बोलते हैं प्री नोशन नहीं है, कुछ भी। दैट इज द टाइम जब बच्चे सीख और समझ सकते हैं। अगर उस समय अच्छी चीजें ज्यादा सिखाएंगे, उस समय अच्छी हैबिट्स ज्यादा सिखाएंगे, अगर उस समय हम उनमें, जिसको हम बार बार बोलते हैं इमोशनल डोमेन, उसको बेटर वे में डेवलप करेंगे, तो लाइफ लॉन्ग वो ज्यादा अच्छा बन के रहेगा। लेकिन अगर हम उसके साथ नेगेटिव एटीट्यूड उस समय रखेंगे, कंपेयर करेंगे, डिस्करेज करेंगे, डोमिनेट करेंगे, अगर उसको नहीं आता है तो भी जबरदस्ती सिखाने का प्रयास करेंगे और बार बार रिपीट करेंगे, तो फ्यूचर में फिर वो कभी भी इरेज नहीं हो पाएगा। और इसीलिए ऐसा होता है, बड़े बड़े जो क्रिमिनल्स हैं उनके माइंड की ब्रेन मैपिंग की गई और पाया गया, उनकी फैमिली हिस्ट्री निकाली गई और पाया गया कहीं ना कहीं बचपन उनका डिस्टर्ब है। और बड़े बड़े जो साइंटिस्ट हैं जो क्रिएट करते हैं, उनकी जब हिस्ट्री निकाली गई, उनकी मैपिंग हुई है, तो पाया गया कि उनके घर के, उनके एटमॉस्फेयर में उनके फादर मदर टीचर ने उन्हें फ्रीडम दी, उन्हें मोटिवेट किया, उन्हें चार्ज किया, उन्हें इंकरेज किया, उन्हें 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 कुछ भी करने के लिए सोचने का मौका दिया। तो सीखने के लिए सीखना, जो आप चर्चा कर रही, तो अचानक में बीच में आ गया। जी जी, ये एक ऐसी चीज है जो बहुत कठिन है सीखने के लिए, अनलर्न। लेकिन अगर हमारे और आप में आ गई और हमने अपने टीचर्स में और बच्चों में इग्नाइट कर दिया, तो बहुत बड़ी देन हमारी। थैंक यू। चलिए मैम आगे बढ़ते हैं। Apala, that will you ask your question please? Yes, first of all, sir, I want to thank you for this refreshing session. And as Anjana also said, I agree that coming from you, this idea that students want more freedom and teachers should ignite, should support and motivate them, coming from the secretary, and my teachers are listening also, I think this will have a very much more bigger base today. आज के सेमिनार में आपके टीचर भी ज्वाइन किए हैं? जी जी जी, ये तो मैं सबसे पहले टीचर्स को मेरा नमस्कार, गुड आफ्टरनून। और जितने भी आपके टीचर्स हैं, मैं यही कहूंगा कि टीचिंग एक प्रोफेशन है जो आज हम अर्निंग के लिए कर रहे हैं, कि हमको सैलरी मिलती है इसलिए टीचिंग करते हैं। लेकिन एक बार अगर हम टीचिंग प्रोफेशन में आ गए हैं तो सैलरी से आगे हमें बढ़ना चाहिए, और जो जिसके लिए हम बने हैं टीचर, वहां तक हमें रीच करना चाहिए। अगर हम पहुंचते हैं तो यही हमारा रियल आउटकम होगा। Yes, sir. And as you said, we should touch the emotional domain of the students, which is very important. I have a question, sir, regarding the syllabus of class 9 and 11. I'm sure it will be reduced now because we are going to go back to school maybe in July, maybe in September. I do not know. So when are we going to receive the edited syllabus for class 9 and 11? Yeah. Class 10th and 12th का syllabus हम लोग ट्राई करेंगे अगर रैशनलाइज हो, क्योंकि हम मान के चल रहे हैं कि सारे बच्चे ऑनलाइन क्लासेस नहीं अटेंड कर पा रहे हैं।
ऑनलाइन क्लासेज आपको स्ट्रेंथन तो कर रही हैं, लेकिन चूंकि अचानक ये हुआ और इसके लिए लोग तैयार नहीं हैं, और ऐसे लाखों बच्चे हो सकते हैं जिन तक ऑनलाइन क्लासेस की रीच ना हो, उनकी लर्निंग ना हो पा रही। इसलिए हमारा प्रयास यही होगा कि बहुत जल्दी हम आपको रिड्यूस्ड सिलेबस या रेशनलाइज करके हम आपको दे सकें, स्पेशली 10th एंड 12th। जब हम 10th और 12th आपको देंगे तो हम ट्राई करेंगे कि आपको 9th एंड 11th के लिए भी गाइड करें, लेकिन चूंकि 9th एंड 11th आपका अपना डोमेन है, इसलिए आप इस चीज का ध्यान रखें कि 9th और 11th में वो सिलेबस रिड्यूस करने का काम आप लोग शुरू कर दें जिसका कनेक्शन 10th और 12th से ऑलमोस्ट नहीं है। उस चैप्टर्स को मत खत्म करें जिसका कनेक्शन हायर क्लास से। देयर मे बी फ्यू टॉपिक्स, फ्यू चैप्टर्स जो इंडिपेंडेंट हों, और कुछ ऐसे हैं जिनका फर्दर वर्जन 10th एंड 12th का। इसके लिए आप स्टार्ट कर दें, अपना काम शुरू कर दें, क्योंकि आप बेटर करेंगे। सजेशंस हम आप लोगों से मंगाएंगे और फिर उसके बाद हम करेंगे। 10th और 12th में हम करेंगे। लेकिन एक बड़ी चिंता की बात है जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ। हालांकि मैंने पहले ही कहा कि जीवन ज्यादा महत्वपूर्ण है और आनंद ज्यादा जरूरी है। अगर जीवन रहेगा, आनंद रहेगा, हम जॉयफुल रहेंगे, तो लर्निंग आज नहीं तो कल हो जाएगी। जो चीजें मिस हुई हैं उनको हम अडॉप्ट कर लेंगे, जो मिस हुई उन चीजों को हम अडॉप्ट कर लेंगे। बट 9th तक जो भी चैप्टर्स बुक्स में हैं बहुत कठिन है उनको माइनस करना, क्योंकि इंटर रिलेटेड है, इंटर कनेक्टेड है। और ऐसे बहुत सारे चैप्टर्स में चैलेंज आ रहा है कि अगर हम इसको हटा देंगे तो फर्दर जो चैप्टर है उसकी लर्निंग कनेक्ट नहीं हो पाएगी। तो हम रिक्वेस्ट आप सबसे ये भी करेंगे कि जो भी सिलेबस हम माइनस करें, एटलीस्ट उस सिलेबस को आप प्रोजेक्ट फॉर्म में, एक्टिविटी फॉर्म में, लर्निंग के फॉर्म में, क्विज फॉर्म में अपने स्कूल में जरूर कराएं। मैं ये जरूर आपसे कहूंगा कि जरूरी नहीं कि रेशनलाइज किए गए सिलेबस जो छोड़ दिया उसको पढ़ाएं, लेकिन बच्चे उसका एक्सपीरियंस जरूर करें, जिससे अगर कोई चीज उनको आगे कनेक्ट करनी हो तो मिसिंग ना हो। वेट करिए, जून एंड तक हम उम्मीद कर रहे हैं आपको रेशनलाइज करके हम देने का प्रयास करेंगे, और जल्दी आपके सामने। Answer one more question. When can we expect the CBSE results to be declared? आप अपनी कॉपियां कितनी जल्दी इवेल्युएट करा देंगी? ओके, और एक मिनट मीनाक्षी मैम, और दूसरा ये कि क्लास 12th के एग्जाम्स आपको 1 to 15 जुलाई लेना है, तो जाहिर है 15 जुलाई तक आपका 12th के एग्जाम होंगे, और उसके बाद देयर में भी मोर देन 10 लाख कॉपीज जो उस समय हमारे पास बची रहेंगी, पूरे कंट्री में इवेल्युएशन होगा। तो हम उम्मीद करते हैं, हम टाइमलाइन एग्जैक्टली नहीं दे सकते हैं, लेकिन हम खुद चिंतित हैं कि जितनी जल्दी हम रिजल्ट देंगे उतनी जल्दी बच्चों के लिए बेहतर होगा। तो 10th के तो ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन पेपर हो गए हैं, उनका इवेल्युएशन चल रहा है, 12th का कुछ रह गया है। तो जब 15 जुलाई तक हमारे एग्जामिनेशन होने हैं, उसके पहले आप उम्मीद मत करें, उसके बाद ही रिजल्ट निकलेगा। और उसके बाद बची हुई कॉपियां जितनी जल्दी आप लोग इवेल्युएट करा देंगे, क्योंकि जिस दिन आपकी लास्ट कॉपी हमको मिलेगी उसके बाद तो मुझे 10 दिन भी नहीं चाहिए, 15 दिन भी नहीं चाहिए, तो 10 दिन के अंदर हम खींच लेंगे। बट आप उस चीज को कोऑपरेट करें जी। तो बिल्कुल हम अपनी टीचर्स के थ्रू जितना भी कोऑपरेशन हो सकेगा वो हम जरूर करवाएंगे। Definitely. डॉक्टर सान्याल। Good afternoon, sir. Sir, I have got one question and one suggestion. जी। Question is, nowadays whenever we open the computer, mail check kare, there is some company or the other who is talking about online coaching. We have got the ready-made solution. We have got the ready-made solution. We are also confused. Even the students are confused. If the CBSE could help us, because they have been doing such progressive work, if they could give us a suggestion of an online portal, which will be helpful for the students to learn better. That is my question. And my suggestion is, from next year onwards, like ICSE also follows it, if we could have the examination centers in our school itself, because schools like us, which are residential schools, our students have to travel a long distance to go and appear for their exams. If this thing could have been looked into, sir. जो आपने सेकंड क्वेश्चन किया है उसका आंसर मैं पहले देता हूं।
आपके स्कूल से आपका प्रेजेंट एग्जामिनेशन सेंटर कितने किलोमीटर है एग्जैक्टली? About 15. 15 एंड आपके पास ऑलमोस्ट कितने सब्जेक्ट्स हैं जो बच्चे 10th एंड 12th में एग्जाम्स देते हैं? 12th में 12th में सर हमारे पास साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, we have got all three, and there are about 13 subjects that we are teaching in total. इन टोटल In 12th. और In 12th. 10th में जो है हमारे 6 subjects जो पढ़ाते हुए हैं। और मान के चलें कि अगर आपका सेंटर आपसे दूर है, डिस्टेंट पे है, तो ऑलमोस्ट 25 to 30 डेज आपकी बसेज वहां लेकर के बच्चों को जाती होंगी। एंड 15 किलोमीटर का मतलब है कि मोर देन 30 मिनट बस लेकर के जाती होगी और आती होगी। तो पहला मेरा सजेशन ये है कि आधे घंटे अगर आप 15 मिनट आप जो आधे घंटे बोल रहे हो सर, पूना शहर में जैम काफी हो जाते हैं एट दैट टाइम। देखिए, सेल्फ सेंटर को डिलीट करने का एक मेजर ऑब्जेक्ट है। अनएथिकल प्रैक्टिसेस कुछ हुई जिसमें बोर्ड के क्वेश्चन पेपर्स का लीकेज हुआ, और उसमें जब हमने कमेटी बनाई और चेक की तो बहुत सारे रिफॉर्म में एक ये भी था कि हम सेल्फ सेंटर को, क्योंकि जिस जगह से क्वेश्चन पेपर लीक हुआ था वो सेल्फ सेंटर था, तो हम लोगों ने प्लान किया कि कुछ ऐसे मेजर्स लें जिससे ये प्रॉब्लम दोबारा ना आए। उसमें ये भी था कि हम सेल्फ सेंटर को कम करें। कुछ ऐसे स्कूल हैं जिनके पास नजदीकी सेंटर मोर देन 45 किलोमीटर दूर, ऐसे सेंटर्स अभी भी सेल्फ सेंटर हैं क्योंकि बच्चे सफर ना करें। लेकिन 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर दूर बच्चे जा सकते हैं, और जब आपके बच्चे स्पोर्ट पार्टिसिपेट करने के लिए जाते हैं, आर्ट्स पार्टिसिपेट करने के लिए जाते हैं, 4 to 5 टाइम्स डिफरेंट विजिट्स में जाते हैं, तो आई कैन से कि ये चीज हो सकती है। इसलिए इस पर मैं कोई सजेशन, कोई उत्तर नहीं दूंगा। वो एक पॉलिसी डिसीजन है जिसके पीछे बहुत सारी चीजें रहती, फिर भी मैं विचार करूंगा। नंबर 1, फिर भी मैं विचार करूंगा। एंड आपका जो पहला क्वेश्चन था, जो आपने बोला कि ऑनलाइन क्लासेस को लेकर के बहुत सारी मेल है, हम नहीं चाहते कि हम स्कूलों को इस विषय में कोई गाइडेंस दें। इससे आपकी अपनी ऑटोनॉमी खत्म होगी, और जरूरी नहीं कि जिस कंपनी को या जिस प्लेटफॉर्म को हम सजेस्ट करें उससे वो बेस्ट प्लेटफॉर्म हो, क्योंकि ये प्रोग्रेसिव चीजें हैं। हम इसको स्कूलों के ऊपर छोड़ दिए हैं कि जो भी उनको बेस्ट मिले उसको वो लें। ज्यादातर स्कूल अपना प्लेटफॉर्म भी बना रहे हैं, ज्यादातर स्कूल सेल्फ कंटेंट डेवलप कर रहे हैं, ज्यादातर स्कूल सेल्फ वीडियोज बना रहे हैं। अगर आप किसी एक चीज की बात करेंगे तो मैं ये कहूंगा कि HRD मिनिस्ट्री का जो दीक्षा प्लेटफॉर्म है, आपके लोग उस पर जाएं। स्वयं प्रभा पोर्टल है, उसको देखें। विद्यादान है, उसको देखें, अपना एडिशन करें, तो आपको बहुत सारी बेटर चीजें मिलेंगी। और जहां तक प्राइवेट कंपनियों के कंटेंट की बात है, वो लिबर्टी आपकी है। अगर आपको उचित लगता है और ठीक लगता है तो उसको आप फॉलो करें। मेरा बस यही कहना है, जो बेटर हो उसको आप परफेक्टली फॉलो करें। थैंक यू, थैंक यू। ओके, मिस्टर अनिल शर्मा जी, आप पूछिए अपना क्वेश्चन। Good afternoon, sir. Thank you so much for your very motivational and inspiring session, and which was very crisp. मीनाक्षी मैम जी सर, लास्ट में आउटकम आपको बताना है जी कि इस वेबिनार में जो डिस्कशन आज हो रहा है जी, वो अपने 6 लेयर तक पहुंचा कि नहीं, और उसका आउटकम निकला कि नहीं, इसका जज आप लोग करके बताएंगे। जी जी। सर, लास्ट टाइम हमारे यहाँ पे नैनीताल में हमारे जो ग्रुप के स्कूल्स हैं, प्रिंसिपल्स की कॉन्क्लेव हुई थी, और उसमें मैंने एक कॉपी अपने जितने कलीग्स हैं उनको सबको डिबेट की दी। अब मैं इस प्लेटफॉर्म को यूज करना चाहूंगा क्योंकि बहुत सारे टीचर्स भी जुड़े हुए हैं। दिव्या स्वप्न के साथ एक बुक मैंने पढ़ी, छोटी सी किताब है नेशनल बुक ट्रस्ट की, तो चांद करके है। वो किसकी है ये? नेशनल बुक ट्रस्ट की है सर, तो चांद। तो चांद। ओके, हमें व्हाट्सएप करिएगा। Yes sir, I'll definitely share it with you, and I'll share it with all the principals also. National Book Trust की बहुत छोटी सी किताब है, but it is a wonderful book which makes you understand the psyche of the child.
सर मेरा एक सवाल है, हम लोगों ने जितने बोर्डिंग स्कूल वाले हैं आपसे रिक्वेस्ट की और आपने कंसीडर किया फॉर द सेंटर इन देयर होम टाउन, जब ये स्कूल खुलने लगेंगे क्या सीबीएसई से हम रिक्वेस्ट करें कि अगर बोर्डिंग स्कूल्स के लिए जो एसओपीज बने वो अगर कुछ स्पेसिफिक एसओपीज बोर्डिंग स्कूल्स के लिए हो जाएं तो वो हमारे लिए बड़ी हेल्पफुल होगी। आप अपना सजेशन मुझे मेल करिएगा। राइट सर, राइट। और आपसे उम्मीद करूंगा कि अकेले मत लिखिए। सर आई विल टॉक टू द आईपीएससी मेंबर स्कूल्स, ऑल आर बोर्डिंग। एग्जैक्टली एंड डिफरेंट एरिया के लोगों से भी बात कर लीजिएगा। यस सर। और एक अच्छी न्यूट्रल रिपोर्ट जो फिजिबल हो आप भेजिए, हम जरूर उसको देखते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। Okay. Thank you so much, sir, for this session. It was absolutely enlightening. और एक मुझे हाथ दिख रहा है, एपी शर्मा जी, आप कुछ और पूछना चाह रहे हैं? हाँ, एक जल्दी से। एक्चुअली अंजना मैडम ने जिक्र किया वेबिनार का, तो मैं एक गुस्ताख करूंगा सर। एक क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये चीजें सीबीएसई ने करी, वो बहुत ही सराहनीय है। पर दुनिया और जो इंटरनेशनल लेवल पे अब डिजाइन थिंकिंग की बात होती है, आउट ऑफ बॉक्स की बात होती है, तो मेरा अनुरोध होगा कि सीबीएसई डिजाइन थिंकिंग पे काम करे और स्टूडेंट्स को आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग की तरफ, बिकॉज सारी जितनी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज हैं सब में ये चल रहा है। मैंने 7 साल तक इस पर डिजाइन थिंकिंग पे काम किया है एमआईटी यूएस के साथ और विलियम डी कुनी, क्योंक't वो वेबिनार काफी पॉपुलर हुई थी, इसलिए मुझे वो याद आ गया डिजाइन थिंकिंग के ऊपर। ओके, थैंक यू मैम। थैंक यू सर। थैंक यू शर्मा जी। थैंक यू। ओके सर, थैंक यू सो मच। आपने आज हमको गाइड किया और गाइड करने से ज्यादा मोटिवेट किया। बहुत चीजें थी जो हमने पढ़ी थी, देखी थी, पर आपने उनको इतने अच्छे तरीके से एक साथ लाके बांधा है कि आई एम श्योर हमारी टीचर्स, हम सब प्रिंसिपल्स, डेफिनेटली आप जो लर्निंग आउटकम पूछ रहे थे, लर्निंग आउटकम के लिए सबसे पहले चाहिए होता है मोटिवेशन, ड्राइविंग दैट इनर स्ट्रेंथ। वो आपने आज ट्रिगर कर दिया है और अब कोई ताकत नहीं है जो हम लोगों को रोके कि हम एक बेटर टीचर्स बने और अपनी टीचिंग में, जैसे आपने कहा कि वी मेक इट अ चाइल्ड सेंट्रिक अप्रोच और एक्सपीरियंशियल लर्निंग, जॉयफुल लर्निंग, स्किल बेस्ड लर्निंग विद आउटकम बेस्ड अप्रोच कि बच्चे आउटकम क्या निकल रहा है, सेल्फ लर्निंग, 21st century skills to be developed, emotional development of the child, cognitive, behavioral development. In the end, I would say that आपने फोकस किया है कि जब बच्चा हमारे स्कूल से 12th पास करके निकले, वो एक होलिस्टिक पर्सनालिटी हो, जो पढ़ाई लिखाई में अच्छा हो, सोच सके, स्किल्ड हो और एक अच्छा इंसान हो सबसे पहले। तो वी आर श्योर इन सब चीजों को आपके इस का लर्निंग आउटकम सर बहुत अच्छा निकलेगा और आई एम सो ग्रेटफुल, सो थैंकफुल टू यू। आपने इतना टाइम हमारे साथ लगाया, पर दिल्ली, कलकत्ता, सिलचर, गुवाहाटी, रांची, सिलीगुड़ी, सब स्कूल्स में आपने टीचर्स को मोटिवेट किया है एंड आई एम श्योर द कमिंग जनरेशन would be hugely benefited under us. Thank you so much. Meenakshi, one last question. मीनाक्षी मैम जी, आपकी तरफ से आपके 2 प्रिंसिपल्स के हाथ उठ रहे हैं, दोनों लोग बात कर लेंगे, उसके बाद मैं भी कुछ कहूंगा। अच्छा, सो अंजना के हाथ हैं, हाँ, और अपला आप कुछ पूछ रही थी, बोलिए। So who's asking first? You ask. आप पूछ लो। Okay, sir, a very simple question. Next year board exams, is there any chance of the board exams getting deferred? Have you thought about it or? बोर्ड एग्जाम्स अपने टाइम पर होंगे, क्योंकि किसी टाइम को बढ़ाएंगे तो आपकी सारी एक्टिविटीज पोस्टपोन हो जाएंगी। बेहतर होगा कि हम बोर्ड एग्जाम अपने टाइम पर करें और असेसमेंट का पैटर्न चेंज करें। इट में भी हम रैशनलाइज करें
इट में भी हम प्रोजेक्ट इंक्लूड करें, इट में भी हम कुछ आपको लिबर्टी दें, इंटरनल असेसमेंट करें। तो ये कोई भी डिसीजन इतने जल्दी लिया जाना संभव नहीं है। बहुत सारे पॉजिटिव सजेशंस आ रहे हैं, बट हम एग्जाम टाइम पर करेंगे ऐसा मेरा विश्वास है। और हम अपने असेसमेंट के पैटर्न को इस तरह से करेंगे जो यूजर फ्रेंडली हो, बच्चों के लिए बेटर हो, बच्चों का कोई नुकसान ना हो। Thank you, sir. Thank you. Anjuna, your question, please. Dr. Halder has quickly I'll ask, क्योंकि काफी सारे न्यूज रिपोर्ट्स आ रहे हैं कि इस बार के जो बोर्ड एग्जाम्स होंगे वो फिर होम स्कूल सेंटर से शायद लिए जाएंगे, और जो एक आध बच्चे बाहर हैं, बाहर के डिस्ट्रिक्ट्स में हैं, उनका भी फिर सेंटर वहीं पे फिक्स किया जाएगा। तो उसका जो प्रोसीजर आप लोग जून में हम लोग को बताएंगे, मगर होम सेंटर की कोई आशंका है इस बार, ये मुझे पूछना था सर। थैंक यू। सीबीएसई ने अपना सर्कुलर निकाल दिया है कि सबसे पहले तो क्लास 12th के 12 सब्जेक्ट जो पेंडिंग है, क्लास 12th मींस 12वीं के 12 विषय जिनके एग्जाम्स पेंडिंग हैं, वो 100% ऑफ सेल्फ सेंटर पर होंगे। ये सर्कुलर हमने जारी कर दिया है। मींस अभी तक हमारे पास सेंटर की संख्या अप्रोक्सीमेटली 5600 थी। अब ये सारे स्कूल सेंटर होंगे जिनके बच्चों के एग्जाम रह गए। ये तो क्लियर है, क्लैरिफिकेशन जारी हो चुका है। बची हुई 12 परीक्षाएं अपने ओन स्कूल में बच्चे देंगे, नंबर 1। नंबर 2, जो बच्चे अपने होम डिस्ट्रिक्ट को, अपने एग्जामिनेशन सेंटर को, सपोज करिए कि आपका बच्चा नैनीताल में था और कोविड के समय में बच्चा नैनीताल छोड़ करके दूसरे डिस्ट्रिक्ट या दूसरे स्टेट में चला गया, ऐसे बच्चों के लिए भी हम लोगों ने नोटिस जारी कर दिया है, क्लैरिफिकेशन निकाल दिया है। ऐसे बच्चे अपना प्रेजेंट सेंटर चेंज कर सकते हैं। मींस जैसा कि बात अभी शर्मा जी कर रहे थे, नैनीताल जिनका स्कूल है, हमने इन्हीं लोगों की रिक्वेस्ट को देखते हुए प्लान किया कि ऐसे सेंटर जहां बच्चे छोड़ के दूसरे जिले, दूसरे प्रदेश कहीं चले गए हैं, वो बच्चे जिस जगह रह रहे हैं वहां सेफ और सिक्योर रह सकें, इसलिए उनका सेंटर भी हम बदल रहे हैं, उनको अपने जिले का सेंटर हम प्रोवाइड कर रहे हैं। ये दोनों चीजें आपको मैं उत्तर देना चाहूंगा। जहां तक नेक्स्ट बोर्ड एग्जाम की बात है, उसमें अभी टिप्पणी करना उचित नहीं होगा। उसमें हम ये नहीं कह सकते कि जो अगला बोर्ड एग्जाम होगा वहां क्या करेंगे। हम पूरा प्रयास करेंगे कि जो प्रेजेंट पॉलिसी है वो फॉलो हो। फिर भी उस समय की स्थितियां होंगी तो जरूर आपके अकॉर्डिंग, आपके फेवर में निर्णय लेंगे। Thank you so much. Thank you. I just have a small question. First of all, thank you for giving us this renewed enthusiasm with which we are sure we will do great. So my question is that along with the reduction of syllabus, can we also expect reduction of the practical syllabus? Practical means you want for class 10th and 12th practicals? Yes, sir. Why not? If अगर सिलेबस रिड्यूस होगा तो उस सिलेबस का प्रैक्टिकल तो आप ले नहीं पाएंगे। सपोज करिए आपके फिजिक्स में अगर हम 25% सिलेबस रिड्यूस करते हैं, रसलाइज करते हैं, तो जो चैप्टर माइनस हुआ उसका प्रैक्टिकल तो आप कैसे नहीं ले सकते ना। वो तो चीजें होंगी, तो वो गाइडलाइन तो प्रॉपर बट नेचुरल है जारी होगी। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। मीनाक्षी मैम, मीनाक्षी मैम। यस सर, मीनाक्षी मैम का नेटवर्क जो है वो अभी ड्रॉप हुआ है। कोई दिक्कत नहीं। अगर आपके पास कोई और प्रश्न नहीं हो तो मैं 2 मिनट आपसे डिस्कस करूं और आपसे टीचर से बात करूं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। एनी लास्ट क्वेश्चन? सर, एक ऑडियंस से क्वेश्चन है that what are the strategies which schools can adopt to start regular classes, and what are the safety measures, if any, the CBSE is going to suggest? हेल्थ मिनिस्ट्री और होम मिनिस्ट्री की जो भी गाइडलाइन सर्कुलेट होती है और स्टेट गवर्नमेंट जो भी आपको एडवाइस करती है उसको फॉलो करें। सीबीएसई, हेल्थ मिनिस्ट्री, होम मिनिस्ट्री एंड स्टेट की गाइडलाइन को ही फॉलो करने की बात करेगी। इसलिए व्हाटएवर गाइडलाइंस कोविड को लेकर के जो भी आती हैं आप उसका पालन करें, क्योंकि स्कूल खुलने के समय इट में भी कि कुछ गाइडलाइंस आपको डिटेल में मिले, कुछ और भी चीजें हों, इसलिए तब तक वेट करें और मेंटली प्रिपेयर रहें कि जो भी हो वो सेफ हो, सिक्योर हो और ना टीचर्स को ना बच्चों को किसी तरह का स्वास्थ्य का खतरा हो। जी थैंक यू सर। कुछ ऑडियंस जो फेसबुक में है वो भी कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहेंगे। दीपिका, ओवर टू यू प्लीज। जी जी बताइए। Sir, there's a question from audience. Atika is asking, online Hindi bhasha
पढ़ाने के लिए कृपया कोई सरल और प्रैक्टिकल टेक्नोलॉजी बताएं। ऑनलाइन क्लासेस के लिए जी, प्रैक्टिकल Great. टेक्नोलॉजी। मेरी आवाज आ रही है? जी सर। देखिए, आज नहीं, आज से 2000 साल पहले से जितने भी एजुकेशनिस्ट हुए हैं और जिन लोगों ने एजुकेशन के क्षेत्र में एक्सेल किया है, उन्होंने ये कहा है कि बेस्ट पेडागॉजी होती है सेल्फ लर्निंग। दैट इज द बेस्ट पेडागॉजी। और जो हमारे वन ऑफ द बेस्ट स्कूल्स हैं, आप जैसे स्कूल्स हैं, वो इनकरेज करते हैं सेल्फ लर्निंग में। सेल्फ लर्निंग का बहुत सीधा सा मतलब होता है कि टीचर क्लास में कम टीच करे, बच्चे ज्यादा पढ़ें और पढ़ाएं। आप अपने घर में आप अपने स्कूल में टीचर भी होंगी और आपके घर में छोटे भाई बहन भी रहे होंगे, बच्चे भी होंगे, आसपास आप देख रहे होंगे। अगर हम अपने बच्चों को ये कहते हैं कि ये सर्टेन टॉपिक्स हैं, इनको एक बार गो थ्रू कर जाओ, पढ़ लो और कल क्लास में डिस्कस करेंगे, वो बेस्ट टीचिंग होती है। मीन्स कि हम पढ़ने का काम बच्चों को छोड़ दें। मैंने अभी डिस्कस किया 7 लेवल, ब्लूम्स के 6 लेवल की हमने बात करी। जो ज्ञान का पार्ट है, जो एप्लीकेशन का पार्ट है, जो प्रैक्टिकल का पार्ट है, वो बच्चों पर छोड़ देना चाहिए। आप बच्चों को इनकरेज करें कि बच्चे अपने चैप्टर को रीड करें, और एक बार बच्चे ने अगर रीड कर लिया तो 70 to 80% आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अब बच्चे क्या करेंगे नेक्स्ट क्लास में? ऑनलाइन क्लासेस में आप डिस्कस करिए, आप क्यूरियोसिटी डेवलप करिए, आप क्वेश्चन करिए, आप बच्चों को मोटिवेट करिए, आप बच्चों को इनकरेज करिए। ऑनलाइन क्लासेस में बिल्कुल आप ऐसा नहीं हो कि आपके टीचर आए और अपना जो पढ़ा हुआ है उसको वन वे टीचिंग करके ओमिट करके चले गए। 40 मिनट में अगर टीचर अपना ज्ञान बच्चों को देगा तो बच्चों को लर्निंग का मौका कहाँ मिला? बेस्ट लर्निंग तो 2 वे होती है, कोलैबोरेटिव होती है। जब बच्चे क्वेश्चन करेंगे, पढ़ेंगे, क्यूरियस होंगे, डिस्कवरी करेंगे, प्रैक्टिकल करेंगे तो बेटर होगा। तो मुझे तो लगता है कि सेल्फ लर्निंग जिसकी बात सारे एजुकेशनिस्ट करते हैं, और आप अपने स्कूल को अगर आप चेक करें तो आपके स्कूल के डॉक्यूमेंट में भी यही निकलेगा। भले हम टीचर नहीं कर पाते हैं, हम अपना वन वे लेके चलते हैं, पढ़ा करके कोर्स पूरा करते हैं क्योंकि मार्क्स लेने हैं, एग्जाम कराना है, रटा देना है। लेकिन अल्टीमेटली आप अपने स्कूल का मोटो उठाइए, सीबीएसई का मोटो उठाइए, एजुकेशन का मोटो उठाइए, हर जगह बात यही होती है। पढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका होता है सेल्फ लर्निंग। आपको सिर्फ एटमॉस्फेयर देना है, लर्निंग एटमॉस्फेयर देना है, गाइड की तरह गाइड करना है, आपको सिर्फ चार्ज करना है, मोटिवेट करना है, इंस्पायर करना है। अगर आपने अपने बच्चे को मोटिवेट कर दिया, इंस्पायर कर दिया, गाइड कर दिया, तो आपका जो बच्चा लर्नर है वो इनोवेटर बन जाएगा, वो क्रिएटर बन जाएगा। और यही एजुकेशन का एम है। अगर आपकी क्लासरूम में इनोवेटर और क्रिएटर नहीं निकल रहा, अगर आपकी क्लास में बच्चे क्वेश्चन जनरेट नहीं कर पा रहे, अगर आप लिटरेचर की टीचर हैं और आपके लिटरेचर में आपने जो पोएम पढ़ाई, बच्चे एक नई पोएम नहीं लिख पा रहे, आपने स्टोरी पढ़ाई, एक नई स्टोरी नहीं लिख पा रहे, आपकी पोएम पर स्टोरी लिखना और स्टोरी पर पोएम लिखना नहीं कर पा रहे, तो आउटकम भी नहीं निकला और बेनिफिट भी नहीं हुआ। रटाने से तो कोई फायदा नहीं। आपको भी नहीं याद है बचपन में कितनी पोएम्स पोएट्री पढ़ी। सिमिलर मैथ में, साइंस में आप मैथ पढ़ाती हैं, किताब के 10 क्वेश्चंस बच्चे उसको प्रैक्टिस करके उसका आंसर दे देते हैं। एक अच्छा मैथ टीचर उन बच्चों से 11वां क्वेश्चन बनवाता है। अगर आपकी क्लासरूम में बच्चे क्वेश्चन क्रिएट कर रहे हैं, अगर आपकी क्लास में बच्चे साइंस के क्वेश्चन क्रिएट कर रहे हैं, अगर आपके असेसमेंट एग्जामिनेशन के लिए बच्चे क्वेश्चन पेपर प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आपके उन क्वेश्चंस की आपके क्लासरूम की बेटर लर्निंग हो रही है। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं और इसलिए मैं डिस्कस कर रहा हूं, क्योंकि देखिए, मैं आपसे अगर बात कर रहा हूं तो मेरे सामने वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम भी, इंडियन एजुकेशन सिस्टम भी, एशियन एजुकेशन सिस्टम भी, पूरे विश्व में सबसे अच्छा जो एजुकेशन सिस्टम माना जा रहा है, देखिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो, लैंग्वेज, एसएसटी, यही पूरे वर्ल्ड वाइड विश्व में पढ़ाया जाता है। यही सब जगह है। फर्क सिर्फ करिकुलम का है, फर्क सिर्फ पेडागॉजी का है, फर्क सिर्फ अप्रोच का है, फर्क सिर्फ टीचर और प्रिंसिपल के एटीट्यूड का है, सिर्फ ट्रांजैक्शन का है। टॉपिक्स वही हैं, वही लाइफ, वही पाइथागोरस, वही ट्रिग्नोमेट्री पूरे विश्व में पढ़ाई जाती है। तो मैं ये कह रहा हूं कि कोविड एक ऐसा समय है जब ऑटोमेटिकली इसने आपको दिया है कि आप सेल्फ लर्नर बनाओ, प्रोजेक्ट बेस्ड बनाओ, घर में पढ़ाओ,
क्यूरियसिटी पर पैदा करो। और जब आपकी 40 मिनट की ऑनलाइन क्लास हो तो जो कल का काम था उस पर क्वेश्चन आंसर शुरू करिए। 20 देखिए, मैं आपको गीजू भाई की टेक्निक अपनाने की बात करता हूँ, 2 मिनट में इस पर बात करता हूँ। गीजू भाई को जब एक क्लास 4th का नया स्कूल मिला था, एजुकेशन ऑफिसर, ब्रिटिश एजुकेशन ऑफिसर था जिसने उनको एक्सपेरिमेंट करने की छूट दी, और उनको क्लास 4th की 1 साल के लिए क्लास मिली, और उन्होंने कहा था कि हम कोई परीक्षा नहीं लेंगे और हम कोई चीज बुक से नहीं पढ़ाएंगे। बुक्स के पैसे से उन्होंने लाइब्रेरी की बुक्स परचेज कर ली। उन्होंने क्या स्टार्ट किया, जब पहले दिन क्लास में गए और बहुत प्यार से बच्चों से बात की और ओम शांति की, तो कोई बच्चा नहीं माना। स्पोर्ट फील्ड में लेके गए, सारे बच्चे मारपीट कर रहे हैं, पत्थर फेंक रहे हैं, चोट लग रही, टीचर भी नाराज, प्रिंसिपल भी नाराज, बच्चे भी। जब उन्होंने पेरेंट्स की मीटिंग कॉल की तो पेरेंट्स उनकी बात नहीं सुन रहे हैं। 40 बच्चों में 7 पेरेंट्स आए और आधी मीटिंग छोड़ के चले गए। ये प्रोसेस उनके सामने भी है जिसपे हम रुक जाते हैं। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो आप कहेंगे बच्चे नहीं सुनते हैं, पेरेंट्स नहीं सुनते हैं, आपके एग्जाम में तो क्वेश्चन आएगा इसलिए हम रटाए नहीं तो और क्या करें। ये सारे प्रश्न गीजू भाई के सामने आए थे, लेकिन धीरे 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 उन्होंने पेडागोजी एक्सपीरियंशियली, एक्टिविटी बेस्डली, प्रोजेक्ट बेस्डली, असेसमेंट उसके अकॉर्डिंग किया। और जो बच्चे रट करके ज्योग्राफी पढ़े थे, हिस्ट्री पढ़े थे, लिटरेचर पढ़े थे, एक्टिंग पढ़े थे, एनुअल फंक्शन में पार्टिसिपेट करके भूल जा रहे थे, गीजू भाई के क्लासरूम में वो सारे के सारे बच्चे परफॉर्म कर रहे थे बिना किसी फियर के, बिना किसी डर के। उनका कॉन्फिडेंस, उनकी क्रिएटिविटी, उनका इनोवेशन, उनका 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 जो आउटकम था वो डिफरेंट था। तो एक टीचर के लिए आसान है अपनी किताब को 40 मिनट में पढ़ करके ओमिट करना, एक टीचर के लिए कठिन है उस 40 मिनट में बच्चों को सुनना और बच्चों को पढ़ने के लिए प्रेरित करना। चेंज करिए इस चीज को, किसने मना किया? और अगर नहीं करेंगे तो जैसे हमने और आपने अपनी जिंदगी में रटा और पढ़ी हुई चीजें हमारे और आपके काम नहीं आ रही। अल्टीमेटली अगर हम, आप टीचर हैं, मैं सेक्रेटरी हूं, आप प्रिंसिपल हैं, आप टीचर हैं, तो आपका इमोशनल डोमेन ही आपके काम आया है, आपका कॉग्निटिव डोमेन का बहुत ज्यादा यूज नहीं है। तो किसने मना किया? तो पेडागोजी आपने पूछा है तो मैं इसीलिए फोर्स कर रहा हूं, सेल्फ लर्नर वाली पेडागोजी अपनाइए। घर में प्रोजेक्ट और एक्टिविटी भेजिए, अपने क्लास, अपने लेसन प्लान बच्चों को दीजिए, चैप्टर दीजिए, और फिर जो अगली 40 मिनट की क्लास है उसमें क्वेश्चन आंसर, डिस्कशन, ग्रुप डिस्कशन वो लीजिए। क्या होगा? 2 दिन होगा, 3 दिन होगा, आपके आधे बच्चे नहीं पढ़ेंगे, इतना तो होगा। 5 दिन होगा, 7 दिन होगा, जब आपके 40-60%, 70% बच्चे नहीं पढ़ेंगे। लेकिन ये धीरे धीरे 100% स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि बच्चे भी ईमानदार होते हैं, बच्चे भी चाहते हैं। उस दिन नहीं सीखेंगे क्योंकि नई चीज है, लेकिन जब उनको पता है कि यही करना है तो करेंगे। तो मेरा अंतिम सजेशन यही है आपके इस क्वेश्चन पे कि पेडागोजी आप एक्सपीरियंशियल अपनाएं, प्रोजेक्ट बेस अपनाएं, तो इस कोविड के समय में ऑनलाइन क्लासेज आपकी बेटर हो जाएंगी। वन वे टीचिंग नहीं करनी है, क्लासरूम में ब्लैक बोर्ड पर, व्हाइट बोर्ड पर जैसे पढ़ाते थे वैसे बिल्कुल नहीं पढ़ाना है। जी मैम। ठीक, थैंक यू सो मच सर। आई एम श्योर आपके इस सेशन से एक एटीट्यूडनल चेंज आएगा, और जिसकी वजह से सारी चीजें चेंज होंगी। वी विल बी बेटर टीचर्स, वी आर वेरी श्योर। कुछ क्वेश्चंस आप प्रिंसिपल से पूछना चाहूंगा। जी पूछें। जी 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 सर। आप प्रिंसिपल्स अपने डे टू डे की टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में अपने टीचर्स को कितनी लिबर्टी देती हैं? ध्यान से सुनिएगा, मैं वापस क्वेश्चन कर रहा हूं। आप प्रिंसिपल्स अपने डे टू डे की टीचिंग में टीचर्स को कितनी लिबर्टी देती हैं? टाइम टेबल बनाने में कितना कोऑपरेशन लेती हैं? क्वेश्चन पेपर के फॉर्मेशन में कितना ट्रेंड करती हैं? उनसे कितना फ्रेंडली हैं, कितना कोलैबोरेटिव हैं, कितना लीडरशिप आप उनके सामने सेट करती हैं? डिक्टेटर की जगह अपने कमरे में बैठने की जगह कितना मूव करती हैं? अपने टीचर्स की क्लासरूम में बच्चों के साथ बैठती हैं कि नहीं बैठती हैं? अपने टीचर के साथ हैंड होल्ड करती हैं कि नहीं? उसकी पर्सनल और इमोशनल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करती हैं कि नहीं? उससे फ्रेंडली हैं कि नहीं? ये मेरा एक संपोजिट क्वेश्चन है ऑल प्रिंसिपल से। आप एडमिनिस्ट्रेटर हैं, डिक्टेटर हैं, जिनको अच्छी सैलरी मिल रही है, जो बढ़िया जगहों पे हैं, जिनके पास सारी अथॉरिटी और पावर है, जिनको पूरे शहर के सारे पेरेंट्स झुक के सलाम करते हैं,
या एक अच्छे लर्नर की तरह, एक अच्छे कोलैबोरेटर की तरह आप उनके साथ वैसे ही हैं और उनसे सीख करके आगे बढ़ रहे हैं? कैन यू गिव द आंसर? यस यस सर। लर्नर, कोलैबोरेटर, आपके टीचर भी आपको सुन रहे हैं, इसलिए आंसर ईमानदारी से दीजिए। सर, लर्नर, कोलैबोरेटर एंड फैसिलिटेटर। कोई टीचर जवाब देना चाहेगा तो वही हमारा रिजल्ट निकालेगा, डिक्लेयर करेगा। इस मीटिंग में कौन टीचर दुश्मनी करेगा आपके खिलाफ? नहीं सर, हम सब एक परिवार की तरह हैं और हमारी एग्जिस्टेंस ही बिकॉज ऑफ चिल्ड्रन एंड बिकॉज ऑफ टीचर्स है। सो वी आर फैमिली, और आगे से हम और भी ध्यान रखेंगे कि हम इस चीज को और आगे बढ़ाएं। एक दूसरा प्रश्न लेवल पे भी हमें एक ये स्ट्रेटेजी सिखाई जाती है कि बी ह्यूमन, एंड देन वी हैव आवर क्वालिटी कंट्रोल एंड ऑब्जर्वेशन एंड कोलैबोरेटिव इन ऑल एरियाज। दिस इज एट ग्रुप लेवल, वी ऑलवेज डू इट सर। एक दूसरा क्वेश्चन आप प्रिंसिपल से, क्योंकि टीचर को मैं नहीं देख पा रहा हूँ, वो सुन रहे हैं, वन वे चल रहा है। पेरेंट्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, स्पेशली छोटे बच्चों को डेवलप करने में, क्योंकि इमोशनल जो डोमेन है उसमें पेरेंट्स का रोल बहुत ज्यादा होता है, पीयर का रोल होता है। अपने पेरेंट्स से कनेक्ट करने का सबसे आसान तरीका है साल में एक बार पीटीएम ऑर्गेनाइज करना, और उस पीटीएम में उन बच्चों की प्रोग्रेस डेवलप करना, थोड़ी अच्छाई बता देना, थोड़ी बुराई बता देना। क्योंकि उस पीटीएम में क्या होता है कि आपकी एक क्लास टीचर के पास मोर देन 100 बच्चे मिलने आते हैं। अगर मैं डे स्कूल की बात करूं, बोर्डिंग में तो वैसे पीटीएम नहीं हो पाती है, बस बच्चों को लेने आते और छोड़ने आते, और उसमें आ रहा हूँ। बोर्डिंग स्कूल में मैं रहा हूँ, इसलिए शर्मा जी में बात कर रहा हूँ, क्योंकि होता क्या है कि पेरेंट दूर दराज से पीटीएम अटेंड कर रहे हैं, आपके अकॉर्डिंग नहीं आ सकते, तो जब बच्चों को लेने आते हैं, छोड़ने आते हैं, एनुअल फंक्शन में आते हैं, स्पोर्ट डे में आते हैं, तो पीस मील में हम कर लेते हैं। बट अगर मैं डे स्कूल की बात करूं तो टीचर के पास बच्चे बहुत ज्यादा होते हैं, और एक टीचर की जब पीटीएम होती है तो उसके पास मोर देन 50-60 पेरेंट मिलने आते हैं, और उस टीचर को 4 से 6 घंटे में अपने घर भी जाना होता है। तो पीटीएम तो यूजफुल कभी भी नहीं हो पाती है पेरेंटिंग के लिए। क्या आपका कोई स्कूल ऐसा है जो पेरेंटिंग को लेकर, इमोशनल डोमेन को लेकर, पेरेंट्स के बिहेवियर को लेकर, एटीट्यूड को लेकर, बच्चों के साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट को लेकर, क्या आपका कोई ऐसा स्कूल है जो पेरेंट्स से लगातार कनेक्टेड है और महीने, 2 महीने, 4 महीने नहीं, रेगुलर उनके टच में है? एक चीज। दूसरा, क्या आपके स्कूल रेगुलर छोटी छोटी वीडियोज, क्लिपिंग्स, मैसेज, पंफलेट्स, डिस्कशंस, फोरम्स, वेबिनार के माध्यम से अपने पेरेंट्स से बात कर रहे हैं? तीसरा, क्या आप बच्चों से उनके घर के बारे में, इमोशनल डोमेन के बारे में बात कर पाते हैं और वहां तक पहुंच पाते हैं या नहीं? क्योंकि पेरेंटिंग एक इंपॉर्टेंट रोल है, और आपकी पेरेंटिंग अगर मिस हुई तो फिर आप कॉग्निटिव डोमेन तो आप भरते रहिए, लेकिन बाकी जो कंप्लीट बनना है वो कभी नहीं बनेगा। ठीक है ना? क्योंकि एक अच्छे से अच्छा व्यक्ति जो चोर होगा वो भी आपको अपनी सत्यता बता के निकल जाएगा, और आपको नहीं मालूम होगा कि वो गलत है। एक अच्छे से अच्छा अपराधी, क्रिमिनल व्यक्ति बहुत अच्छे से बिहेव करके अपना रिजल्ट देके चला जाएगा, और आपको नहीं मालूम चलेगा क्यों ऐसा हुआ। इसमें पेरेंट्स और टीचर्स कैसे कनेक्ट हो रहे हैं, मैं आपसे सुनना चाहूंगा रिगार्डिंग रियल पेरेंटिंग। फॉर्मेलिटी नहीं, हम आपसे सिर्फ सत्य सुनना चाहते हैं। बिल्कुल सर, ऑन बिहाफ ऑफ एवरीवन, लाइक हमारे स्कूल्स में एक सिस्टम है जिसमें हम पेरेंटिंग करते हैं। जैसे मैं अपने स्कूल की बात कहूँ, ऐसा हमारे सारे स्कूल्स में है जो बिरला ग्रुप के स्कूल्स हैं, और हमें ये सिखाया जाता है, हमारे जो भी डायरेक्टर्स हैं, बोर्ड मेंबर्स हैं, बेसिकली हम ये इंश्योर करते हैं सर कि मैं खुद और हमारे वाइस प्रिंसिपल्स वगैरह, हम लोग हर मंथ में कम से कम 3 या 4 क्लासेस के सेशन लेते हैं, उन पेरेंट्स को बुलाते हैं, उन पेरेंट्स से बात करते हैं, उन पेरेंट्स को एक्सप्लेन करते हैं। मैं खुद भी एक पेरेंटिंग एक्सपर्ट हूँ, तो मेरे वीडियोस भी काफ़ी हैं यूट्यूब पे, तो हम लोग वही एक्सप्लेन करते हैं। तो मैं ये इंश्योर करता हूँ कि साल में कम से कम हर क्लास के पेरेंट से प्रिंसिपल बात करे समूह में 3 बार। उसके अलावा जैसे अभी भी वेबिनार शुरू हुई तो मैं 2 वेबिनार हर एक क्लास की पेरेंट्स के साथ ले चुका हूँ, जिसमें हम टीचर्स से पेरेंट्स के क्वेश्चंस आते हैं, उन क्वेश्चंस को आंसर करते हैं। सारे सेशन इंटरेक्टिव होते हैं, कोई भी सेशन वन वे नहीं होता, और जो सेशन 1 घंटे का होता है वो कम से कम
1.5-2 घंटे तक कई बार चलता है, पर उसका आउटपुट बड़ा अच्छा मिलता है। और पेरेंटिंग पे मैंने कम से कम 30 से 40 आर्टिकल्स वगैरह भी लिखे हैं, काफी सारे। तो हम मुझे भेजिएगा, मुझे भी फॉरवर्ड करिएगा। हम पेरेंटिंग को बहुत ज्यादा महत्व देते हैं, और उसी की वजह है कि जो बिरला ग्रुप है उसमें बच्चों की होलिस्टिक एजुकेशन होती है, और वो लोग ये समझ पाते हैं कि बच्चे से हम रिलेट कर रहे हैं सीधा। ठीक है, मैं लास्ट में सिर्फ यही सजेशन दूंगा और आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि पेरेंट्स आपके डोमेन में रहने चाहिए, कनेक्टेड रहने चाहिए। सिर्फ ये नहीं कि उनका काम गाड़ी से गेट के बाहर छोड़ना और वापस चले जाना है। अगर आप डे टू डे कनेक्टेड रहेंगे, कठिन है, आसान चीज नहीं है। बहुत सारे स्कूल इसमें अच्छे से कर रहे हैं, बहुत सारे स्कूल नहीं कर पा रहे हैं। जो हैं उनको रिजल्ट मिल रहा है, क्योंकि आप पेरेंट्स को बदल सकते हैं, उनके एटीट्यूड बिहेवियर को चेंज कर सकते हैं, आप उन्हें ग्रूम कर सकते हैं। उन्हें मालूम भी नहीं है कि कैसे, बहुत सारे पेरेंट्स हैं जिनको नहीं मालूम है किस तरीके से ट्रीट करना चाहिए। बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स जिसको नहीं मालूम है बच्चों को कैसे हम ग्रूम करें, वहां जरूरी। एक तीसरा प्रश्न है आपसे मीनाक्षी मैम। जी सर। थर्ड क्वेश्चन, कितने इस समय जो आपके आई थिंक 7, 8, 9 प्रिंसिपल्स हैं, 9 प्रिंसिपल्स हैं आपके, कितने ऐसे प्रिंसिपल्स हैं जिन्होंने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 86 या एनसीएफ 2005 या न्यू एजुकेशन पॉलिसी का ड्राफ्ट जो अभी आपके सामने है, एटलीस्ट उसको समझा है, रीड किया है और अपने टीचर और पेरेंट्स तक वो मैसेज किया है? क्वेश्चन नंबर 1, स्पेशली न्यू एजुकेशन पॉलिसी, एनसीएफ एंड इन सारी चीजों पर, नंबर 1। नंबर 2, कितने ऐसे प्रिंसिपल हैं जो ये कह सकते हैं कि लर्निंग आउटकम उनके टीचर्स को पता है, मींस उनके टीचर को मालूम है कि 40 मिनट में क्या आउटकम निकलना है, क्या कॉम्पिटेंसी डेवलप होनी है, और वो टीचर वेदर उसको असेस कर पाता है कि नहीं, उस असेसमेंट लेवल तक ले जाने के लिए ट्रेंड किया कि नहीं? नंबर 1 क्वेश्चन अबाउट एनसीएफ, एनईपी एंड ओल्ड एजुकेशन पॉलिसी। एंड नंबर 2, लर्निंग आउटकम के डॉक्यूमेंट से आपका टीचर कितना मास्टर है। इन दोनों विषय पे आपसे पूछना चाहूंगा कि इसमें आप लोग क्या किए? सर, हम लोगों ने जो प्रिंसिपल इस पे बोल सकता है, जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई और उसका जो ड्राफ्ट था, उसका हम लोगों ने बहुत स्टडी किया और इनफैक्ट बहुत सारे फोरम्स के थ्रू, डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन के थ्रू या अपने सहोदया के थ्रू भी हम लोगों ने एक अपने सजेशंस बना के और जो भी था वो फॉरवर्ड किया। और उसके बाद हम लोगों ने अपने स्टाफ में भी वो पढ़ के समझ के एक स्टाफ मीटिंग वगैरह में करके उसको हम लोगों ने सारे स्टाफ में बताया। अच्छा, मैं जी अच्छा, और मैं थी एक ये जो मैनुअल बना है एलिमेंट्री साइंस टीचर का, साइंस टीचिंग का, उसके लिए उसमें मैं भी थी, तो उसमें मैंने थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन उस एनईपी को लेकर भी दिया है कि किस तरह से क्वेश्चंस वगैरह पूछने चाहिए, क्या करने चाहिए, तो उसको उसमें भी थोड़ा यूज किया है। एनसीईआरटी के जो लर्निंग आउटकम्स हैं उनको हम लोगों हमारे मेरे ख्याल से सारी टीचर्स को हम लोगों ने ईमेल किया और उसके बाद फैकल्टी मीटिंग्स में उनको डिस्कस किया सब्जेक्ट स्पेसिफिक कि क्या लर्निंग आउटकम्स होते हैं, और उनको हम अपने लेसन प्लान्स में भी मंथली रिफ्लेक्ट करते हैं कि लर्निंग आउटकम्स क्या होने चाहिए बेस्ड अपॉन एनसीईआरटी लर्निंग आउटकम डॉक्यूमेंट। और कहीं हम लोगों के एक्सपेक्टेशंस कभी ज्यादा भी होते हैं, पर ये ध्यान दिया जाता है। सो ऑल दिस इज रेड बाय ऑल द टीचर्स एंड वी आर कंटिन्यूअसली रिविजिटिंग देम एज वेल। ग्रेट। और सर आपने प्रोत्साहित किया था, तो हमें इंक्लूसिव एजुकेशन कमेटी में आपने रखा था सीबीएसई, उसके बाद हमने एनसीएफ में जो प्रेजेंट फॉर्मेट है सर, इसमें मैंने एलिमेंट्री एजुकेशन के ऊपर कंट्रीब्यूट किया था और हमें एचआरडी मिनिस्ट्री से स्पेशली एक अप्रिशिएशन लेटर भी मिला है उस चीज के लिए। एलिमेंट्री एजुकेशन और वुमेन एजुकेशन इन विलेजेस, इन दोनों पे मेरे आर्टिकल्स भी आए थे 2-3 मैगजीन के अंदर, मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सो उसमें एनसीए पर जो सेकंड क्वेश्चन था आपका, वो बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन था कि उसको असेस करना और उसको एक्चुअली पता लगा पाना, वो बड़ी प्रॉब्लम है और उस प्रॉब्लम को सॉल्व हम जरूर करेंगे। उसके लिए हम प्रयत्न करते रहते हैं, कर रहे हैं। उसके इन दोनों पर मेरा सिंपल सजेशन है, हालांकि आप सीनियर लोग हैं और ये सारे अच्छे काम आप कर रहे हैं ऑलरेडी, बताने की जरूरत नहीं, लेकिन मेरा
बहुत सिंपल सजेशन ये है कि अगर आप अपने हर टीचर को हर मैनुअल, हर डॉक्यूमेंट पढ़ने के लिए कहेंगे तो बर्डन होगा, मुश्किल होगा, एक्सपीरियंशियल भी नहीं होगा, मजा भी नहीं आएगी। तो मैं एज ए पेडागोजिकल लीडर आपसे एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप अपने सारे मैनुअल्स जो हमने निकाले हैं या जो भी आपको लगता है मार्केट में दूसरे हैं, वो टीचर्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दें और एटलीस्ट वन मैनुअल उसको पढ़ने की पूरी जिम्मेदारी दें, नंबर 1। नंबर 2, उस अपने मैनुअल पर उसको बोलें एक छोटी सी 10 या 20 या 30 स्लाइड्स का पीपीटी भी तैयार करें। नंबर 3, उसको ये भी रिक्वेस्ट करें वो 5 to 7 8 मिनट्स का 10 मिनट्स का वीडियो रिकॉर्ड करें। ओके, उसके बाद आप क्योंकि इस समय का उपयोग बहुत अच्छे से कर सकते हैं, देन आप वेबिनार करें, फेसबुक लाइव करें अपने टीचर्स को, इस तरह से जैसे आज हम डिस्कस कर रहे हैं, एंड उसमें वो टीचर जिस एक मैनुअल में उसने मास्टरी की है उस पर वो डिस्कस करे, अपनी वीडियो रिकॉर्ड करके उसको रिलीज करे, पीपीटी भेजे, आपके सारे टीचर उससे अवेयर हो। एंड फाइनली एज ए पेडागोजिकल लीडर आप सेटिस्फाई हो, यस सारे मैनुअल, एनईपी, एनसीएफ और जो भी चीजें हैं, जो डॉक्यूमेंट्स हैं, उनको लोग उसको अनुभव करके, एक्सपीरियंस लेकर के उसको अडॉप्ट कर लिए। वो रटाने वाला नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं हो कि बुक पढ़ने का काम दे दिया, वो एक्सपीरियंशियल होना चाहिए, मजा आए उनको। एक छोटी सी कंपटीशन कर सकती है टीचर्स के बीच और आप फिर देखिए को कितनी चीजों को उसको आप दीक्षा पे डाल दीजिए, टीचर को इंकरेजमेंट। ये मैं बात कर रहा हूँ डिफरेंट चीजों के लिए। दूसरा जो मैंने बात किया है लर्निंग आउटकम। लर्निंग आउटकम के लिए आपको अपने टीचर्स को ट्रेंड करना पड़ेगा। लर्निंग आउटकम सबसे पहले तो प्रिंसिपल पूरा रीड कर जाए, समझ लें, तभी वो अपने टीचर से बात कर पाएंगे। ठीक, लर्निंग आउटकम सब्जेक्ट वाइज हो, वैसे एनसीएफ भी सब्जेक्ट वाइज आया था, तो जो लर्निंग आउटकम एनसीएफ है वो सब्जेक्ट वाइज अपने टीचर्स को हैंड ओवर कर दें, टीचर उसको रीड करें, उन पे छोटी सी वीडियो बनाएं, उनमें छोटा सा पीपीटी बनाएं और एक दूसरे से वो शेयर करें। ये तरीका है जिससे आपके टीचर पढ़ेंगे। नहीं तो ज्यादातर टीचर्स, मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, व्यक्तिगत अनुभव, बड़े से बड़े प्रिंसिपल, सीनियर से सीनियर प्रिंसिपल और टीचर ना एनसीएफ पढ़ते हैं, ना लर्निंग आउटकम पढ़ते हैं, ना एनईपी पढ़ते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि सारा ज्ञान तो उनके पास है। इतना अनुभव होता है, वो बिना पढ़े भी घंटे भर बोल लेते हैं, इतना अनुभव उनके पास होता है, लेकिन अपने टीचर को फिर वो इग्नाइट नहीं कर सकते, मोटिवेट नहीं कर सकते। अगर आपको ज्ञान नहीं होगा तो आपका टीचर भी मोटिवेटेड नहीं होगा। तो लर्निंग आउटकम के लिए कृपया अपने टीचर्स को जो भी तरीका है ट्रेंड करें, उसको पता हो कि लर्निंग आउटकम क्या है। आपकी लिटरेचर की टीचर पोएम पढ़ा रही है तो उसको मालूम हो कि इस पोएम से क्या आउटकम निकलना है। मींस बच्चा क्रिएटिव हुआ, एक नई पोएम लिखा, कम्युनिकेशन स्किल डेवलप हुई कि नहीं, कोलैबोरेटिव डेवलप हुई कि नहीं, सिंगिंग उसको आई कि नहीं, ऐसे तमाम सारे सब्जेक्ट्स हैं। तो लर्निंग आउटकम सिखाना एक चैलेंज है, आप इस चैलेंज को लें, सिर्फ सर्कुलेट मत करें, चेक करें। और अंतिम चीज, एज ए प्रिंसिपल आप अपने टीचर के क्लासरूम में बैठें, सिर्फ इंस्पेक्शन के लिए नहीं, सिर्फ इंस्पेक्शन के लिए नहीं, उसका आउटकम चेक करने के लिए भी कि वेदर आउटकम निकल रहा है कि नहीं। जब आप अपने टीचर के क्लासरूम में बैठेंगे, किसी भी सब्जेक्ट का टीचर हो, आपको पता चलेगा उसकी पेडागोजी क्या है, आपको पता चलेगा उसका इमोशनल बैलेंस कैसा है, आपको मालूम चलेगा अपने बच्चों से कनेक्ट कितनी है, उसके इमोशनली कितना जुड़ती है, अफेक्शनेट कितनी है बच्चों से। आपको ये भी मालूम चलेगा पिछली क्लास से इस क्लास को कनेक्ट कर पा रही है कि नहीं, लास्ट क्लास से जुड़ पा रही है। आपको ये भी मालूम चलेगा क्वेश्चन आंसर हुआ कि नहीं, क्यूरियोसिटी बढ़ी कि नहीं, बैक बेंचर से क्वेश्चन पूछे गए कि नहीं। आपको ये भी मालूम चलेगा कि वो वन वे है कि वो टू वे है, वो एक्सपीरियंशियल है या रोट लर्निंग है। देन आपके टीचर भी मोटिवेट होंगे, देन आपके टीचर भी ट्रेंड होंगे, और उसके बाद जो निकल करके आएगा वो रियल लर्निंग आउटकम स्कूल का होगा। ये मेरी रिक्वेस्ट आपसे है कि इस तरह की क्लासरूम को, टीचर्स को, ट्रेनिंग को लेकर के आगे बढ़ाएं। और कुछ भी नया काम अगर आपके यहाँ हो तो हमको मेल करें, हम वेबसाइट पर डालेंगे, कंट्री और वर्ल्ड के बाकी स्कूलों को पता चलेगा कि आप क्या अच्छा और नया काम कर रहे हैं। और एक अंतिम बात मैं फिर कह दूं, इसके बाद मैं बोलना बंद करूंगा। आप सारे सीनियर लोग हैं, वरिष्ठ लोग हैं, आप सबको धन्यवाद, आपने अपना समय दिया, सुना। सुनना सबसे कठिन कार्य है, बोलना बहुत आसान है, क्योंकि मैं इधर से बोल रहा हूँ। कितना आपने समझा, कितना कन्विंस हुआ, ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा, ये मेरी पेडागोजी पर भी डिपेंड करेगा और आपकी कैपेसिटी पर भी डिपेंड करेगा। लेकिन मैं यही कहूंगा कि शिक्षा का उद्देश्य है
बच्चों का कंप्लीट पर्सनालिटी डेवलपमेंट, इमोशनली, फिजिकली, मेंटली उन्हें बैलेंस बनाना, उन बच्चों की कैपेसिटी डेवलप करना, देश के प्रति, समाज के प्रति उन्हें सेंसिटिव बनाना। और ये तभी हो सकता है जब एज प्रिंसिपल, एज टीचर, एज पेरेंट, एज सेक्रेटरी हमारा अपना कंडक्ट अच्छा होगा, हम अपना एग्जाम्पल सेट करेंगे, हम उनसे इमोशनली, फिजिकली, मेंटली कनेक्ट रहेंगे, जुड़े रहेंगे, उनको रेस्पेक्ट करेंगे। इसलिए इन्हीं बातों के साथ और इस उम्मीद में कि आप अपना कार्य बेहतर तरीके से करेंगे, आपकी क्लासेज जॉयफुल रहेंगी, आपके बच्चे घर की जगह स्कूल से ज्यादा मोहब्बत करेंगे, ज्यादा प्यार करेंगे, आपके पेरेंट्स आप में एक डिक्टेटर की जगह एक फ्रेंड, एक छोटे भाई बहन, सिस्टर का रूप देखेंगे, आप उनकी समस्याओं से जुड़े रहेंगे, तो शिक्षा एक कदम और आगे जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू Sir, thank you so much. Thank you so much. Thank you so Thank you much. so much. Thank you. And we will come up to your expectations. Thank you so much, sir. Thank you. Thank you. Thank you. Thank It was you. a very meaningful, very valuable Thank you. session, sir. Thank you. Thank you so much. Thank you. ठीक है।